हेलो दोस्तों, हाय एवरीवन, हेलो गुड इवनिंग, वेलकम टू द चैनल वंस अगेन। सारे लोगों का स्वागत है और आज से डेली हमारा मूक चलेगा। हाय सुखविंदर जी, हेलो नमस्कार। महादेव अकेडमी जी, शिवकांत भाई हेलो। हर्ष जी, मिस्टर हर्ष हेलो नमस्कार, वेलकम टू द चैनल। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सारे लोग बताइएगा। इन द फेनोमेना ऑफ डिस्पर्सन ऑफ लाइट, द लाइट वेव ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या है? प्रकाश के वर्ण विक्षेपण डिस्पर्सन वाली प्रकाश तरंग क्या होती है? पहला ऑप्शन हमारे पास एक्सेलरेटेड एंड रिफ्रैक्टेड द मोस्ट, मतलब त्वरित होती है और सबसे अधिक अपवर्तित होती है। त्वरित होती है और सबसे अधिक अपवर्तित होती है, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है स्लो डाउन एंड रिफ्रैक्टेड द मोस्ट, धीमी हो जाती है उसके बाद सबसे अधिक अपवर्तित होती है। तीसरा ऑप्शन है त्वरित होती है और सबसे कम अपवर्तित होती है, एक्सेलरेटेड एंड रिफ्रैक्टेड द लीस्ट, है ना, सबसे कम। एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास स्लो डाउन एंड रिफ्रैक्टेड द लीस्ट। सारे लोग बताइएगा, धीमी होती है और सबसे कम अपवर्तित हो जाती है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मैं थोड़ा छोटा कर देती हूँ ताकि पूरा क्वेश्चन एक ही स्क्रीन पे दिखाई दे। इन द फेनोमेना ऑफ डिस्पर्सन ऑफ लाइट, द लाइट वेव ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या हो जाएगा? प्रकाश के वर्ण विक्षेपण वाली प्रकाश तरंग क्या होती है? सारे के सारे लोग बताइए। ABCD। थैंक्स मैम। यूपीएससी स्टूडेंट प्लीज सॉल्व यूपीएससी लेवल क्वेश्चन। हाय महादेव जी, हेलो गुड इवनिंग। नहीं सिर्फ ये मूक है मेरे दोस्त, सारा मूक है, पूरा मूक लूंगी मैं आज से डेली एवरी डे अंटिल द CHSL कंप्लीटेड, है ना। बताइएगा क्या हो जाएगा हमारा सही उत्तर? हमारा सही उत्तर होगा, मैं आप लोगों का इंतजार कर रही हूँ। शिवकांत जी, हर्ष जी, प्लीज बताइए, मैं आपके आंसर का वेट कर रही हूँ। A नंबर होगा, B होगा, C होगा और D होगा। सुरेंद्र जी थैंक यू सो मच। हमारा जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी, त्वरित होती है सबसे अधिक अपवर्तित होती है, पहला ऑप्शन। सेकंड है स्लो डाउन एंड रिफ्रैक्टेड द मोस्ट, धीमी होती है फिर सबसे ज़्यादा अपवर्तित हो जाती है। स्लो डाउन एक्सेलरेटेड एंड रिफ्रैक्टेड द लीस्ट, सबसे कम होती है और त्वरित हो जाती है। स्लो डाउन एंड रिफ्रैक्टेड द लीस्ट। सारे लोग बताइएगा। राम राम रणजीत जी हेलो नमस्कार। राम राम, मैं बढ़िया, आप बताएं। हमारा जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी, B नंबर हमारा आंसर होगा। आंसर नंबर B। ये ऐसे ही क्वेश्चन से हमारा जो पेपर रहता है GS का स्टार्ट होता है ना। थैंक यू सो मच महादेव जी, B नंबर बिल्कुल। RRB NTPC जी हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग। आज हम सिर्फ और सिर्फ अब मूक देंगे पूरा, जब तक चलेगा CHSL तब तक चलेंगे हमारे मूक, ठीक है। B नंबर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आंसर B इज द राइट आंसर हियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हाँ, अब इसका थोड़ा सा हम डिस्क्रिमिनेशन देख लेते हैं। स्लो डाउन एंड रिफ्रैक्टेड द मोस्ट, धीमी हो जाती है और सबसे अधिक अपवर्तित होती है ना। इसका आप थोड़ा सा पढ़िए, इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पढ़िए आप। द रिफ्रैक्शन इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम एंड जनरली डिक्रीजेस विथ इंक्रीज वेवलेंथ, है ना। हिंदी से पढ़िएगा। किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, प्रकाश की गति के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। व्युत्क्रमानुपाती मतलब ये वाला साइन जो रहता है, ठीक है। और आमतौर पर तरंगदैर्घ्य बढ़ने के साथ साथ घटता जाता है। इस प्रकार सबसे कम तरंगदैर्घ्य मतलब वायलेट जो कलर होता है वाली प्रकाश तरंग सबसे अधिक धीमी होती है। वायलेट कलर जो होता है आपको पता होगा, है ना, इंद्रधनुष रेनबो, तो वायलेट कलर सबसे स्लो डाउन हो जाता है, सबसे धीमा होता है, इसलिए ये सबसे अधिक मुड़ती है, ठीक है। अपवर्तित होना मतलब मुड़ना। रणवीर साहब, महादेव अकेडमी जी, एक बार एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये सारे मूक के क्वेश्चन है, मूक के PYQ है, मूक ही है पूरा, है ना, तो इसको पढ़ना ज़्यादा जरूरी है। थैंक यू सो मच मिस्टर रवीन। सारे लोग प्लीज़ डू लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब मार देना दोस्तों। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़। एक सेकंड मैं भी शेयर कर देती हूँ, है ना, मैं भी शेयर कर देती हूँ, प्लीज़ आप लोग भी शेयर करिए, शेयर कर दीजिएगा प्लीज़। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, तब तक आप इसको पढ़िए और भाई जिनने पढ़ लिया प्लीज़ आप लोग भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। सारे लोग प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। संगाई महोत्सव जो है ये किस राज्य में आयोजित किया जाता है? द संगाई फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड इन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट? पहला ऑप्शन हमारे पास है मणिपुर, तमिलनाडु, मेघालय और असम। संगाई फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट होता है? संगाई फेस्टिवल की बात हो रही है। संगाई फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? ऑप्शन हमारे पास है मणिपुर में सेलिब्रेट होता है, तमिलनाडु में, मेघालय में या फिर असम में। सारे के सारे लोग मेरे दोस्त बताएंगे हमारा क्या उत्तर हो जाएगा। थैंक यू सो मच मिस्टर रवीन। RRB NTPC जी, बोर्ड से पढ़ा रही हो या ये कैसे दिख रहा है? ये कैसे दिख रहा है आपको? अच्छा नहीं दिख रहा क्या? ये टैबलेट है, टैबलेट से पढ़ा रही हूँ RRB जी, टैबलेट है ये, टैबलेट है। थैंक यू सो मच। क्या आपको स्क्रीन नहीं दिख रहा है? सुखविंदर जी ने कहा C नंबर है, मतलब हमारा मेघालय लिखा है, मेघालय लिखा है।
RRB जी लिख रहे हैं ए नंबर मतलब मणिपुर। हाँ, हमारा जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी, हर्ष जी बिल्कुल राइट है, ए नंबर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। संगाई फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन मणिपुर। संगाई फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन मणिपुर। अब अगर बात करें, ये एनुअल कल्चरल फेस्टिवल होता है, वार्षिक उत्सव होता है ना, वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है जो कि मणिपुर में होता है। और इसका नाम संगाई जो है, संगाई मतलब एक सिंगा, जिसे हम कहते हैं आज के लैंग्वेज में यूनिकॉर्न, है ना, आज की लैंग्वेज में, फैंसी लैंग्वेज में हम कहते हैं यूनिकॉर्न। तो एक सिंगा जो होता है, आप लोगों को पता होगा वहाँ पे क्या, तो मोहनजोदारो का भी, जब सिंधु इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात हो रही है, मोहनजोदारो का जो वो था लोकप्रिय जानवर जो था वो भी था एक सिंगा, है ना। सो मणिपुर का है, एक सिंग वाले हिरन के नाम पर रखा गया है। और आपको पता होना चाहिए केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है एक सिंगा। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क में ये पाया जाता है। प्लीज रिमेंबर, संगाई फेस्टिवल जो है ये मणिपुर का हमारा सही उत्तर हो जाएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। प्लीज सारे लोग चैनल को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और सब्सक्राइब मार दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू। ठीक है, सो हमारा जो संगाई फेस्टिवल है इज सेलिब्रेटेड इन मणिपुर। ओके, हाय विकास जी, हेलो, थैंक यू सो मच मिस्टर RRB जी, थैंक यू सो मच हर्ष भाई। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे लोग बताइएगा। द रीजनल रूरल बैंक वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमेटी। पहला ऑप्शन है हमारे पास रेखी समिति के द्वारा, रेखी कमेटी, नरसिम्हा कमेटी, केलकर कमेटी या फिर टंडन कमेटी। हमारा जो था रीजनल रूरल बैंक मतलब RRB, रीजनल रूरल बैंक का जो गठन हुआ था वो कौन सी समिति की सिफारिश पर हुआ था। द रीजनल रूरल बैंक वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ऑन फिल इन द ब्लैंक्स विच कमेटी या फिर रूरल क्रेडिट। हाय विकास जी, हेलो, नमस्कार, सारे लोग बताइए, प्लीज आंसर करिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच एवरीवन। हमारा क्या उत्तर हो जाएगा, सारे लोग बताइएगा सारे के सारे लोग बताइएगा प्लीज, क्या हो जाएगा हमारा सही उत्तर। द रीजनल रूरल बैंक वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को रीजनल रूरल बैंक की जो स्थापना हुई थी रूरल क्रेडिट पर किसकी सिफारिश पर करी गई थी। नरसिम्हा समिति, रेखी समिति थी, केलकर या फिर टंडन। सारे के सारे लोग प्लीज आंसर करिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच। RRB NTPC जी ने कहा सी नंबर मतलब सी नंबर हमारे पास केलकर समिति है। तैरता हुआ नेशनल पार्क केबुल लामजाओ। थैंक यू सो मच मिस्टर। हाँ, फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क है और ये केबुल लामजाओ है, मणिपुर में सिचुएटेड। बढ़िया दोस्त। ठीक है, हमारा जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त दैट विल बी, हमारा जो आंसर हो जाएगा 41 का वो रहेगा मेरे दोस्त बी नंबर। अब बी नंबर में हमारे पास नरसिम्हा समिति थी, बी नंबर में हमारे पास नरसिम्हा समिति थी। नरसिम्हा समिति की सिफारिश पर हमारा जो रीजनल रूरल बैंक बना वो नरसिम्हा समिति की सिफारिश पर बना। अब इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। नरसिम्हा समिति हो जाएगा हमारा सही उत्तर। रीजनल रूरल बैंक वर एस्टैब्लिश्ड इन 1975। प्लीज रिमेंबर 1975 में बना, 1975 में बना ये 1975। इसका जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ था RRB का वो बना था 1975 में। आपके लिए क्वेश्चन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, RRB का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, सारे के सारे लोग इसका आंसर करिए। और इसके साथ साथ टू प्रोवाइड क्रेडिट एंड अदर फैसिलिटीज टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, एग्रीकल्चर लेबरर्स एंड आर्टिसन इन रूरल एरियाज, है ना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जिसे हम कहते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में छोटे और सीमांत किसानों, कृषि श्रमिकों और कारीगरों को ऋण और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए ग्रामीण ऋण पर नरसिम्हा कार्य समूह 1975 की सिफारिशों के आधार पर 1975 में स्थापित किया गया था। इसका हेडक्वार्टर किधर है बता दीजिए प्लीज। RRB NTPC जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। सुखविंदर साहब, थैंक यू। विकास जी, तो हमारा जो रहेगा RRB का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था मेरे दोस्त वो हुआ था 1975 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है हमारा मुंबई में। थैंक यू सो मच मेरे दोस्त। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। अच्छा ये बताइएगा, एक क्वेश्चन और, नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है। नाबार्ड चूंकि इसी से रिलेटेड है RRB से, नाबार्ड है ना। अब नाबार्ड का हेडक्वार्टर बता दो। एक क्वेश्चन ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, नाबार्ड का हेडक्वार्टर किधर है ये भी बता दीजिए प्लीज। RRB NTPC जी, थैंक यू सो मच। सुखविंदर भाई, बहुत शुक्रिया। कब बना था 1975 में, 1975 में बना था, 1975 में बना था ये, 1975 में, 1975 में। ठीक है, हमारा जो क्वेश्चन है मेरे दोस्त वो है, हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है और नाबार्ड कब बना था। और पता है यहाँ से एक क्वेश्चन और भी आ सकता है कि नाबार्ड जो बना था मुंबई में, थैंक यू सो मच, बताइए प्लीज नाबार्ड का हेडक्वार्टर। और इसका एक क्वेश्चन और भी आ सकता है, ये किस 5 ईयर प्लान में बना था, ये किस 5 ईयर प्लान में बना था, ये भी हो जाएगा। तो हमारा नाबार्ड का भी हेडक्वार्टर यार मुंबई ही है, दोनों का हेडक्वार्टर मुंबई है। और ये बना कब था नाबार्ड, किसी को आइडिया हो तो चलो ठीक है आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच सुखविंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सारे लोग बताइएगा। नेम द डांस विच वॉज रिवाइव्ड बाय वल्लाथोल। उस नृत्य का नाम बताइए जो वल्लाथोल ने पुनर्जीवित करा था।
ऐसा रिवाइव करा था, मतलब एक बार बंद हो गया था, दोबारा से जो रिवाइव कराने का जो काम किया था वो वल्लाथोल ने करा था। ओडिशा डांस है, कथकली है, मणिपुरी और भरतनाट्यम। ऐसा क्लासिकल डांस कौन सा है जो कि वल्लाथोल जी ने इसे रिवाइव करा था? थैंक यू सो मच आरआरबी एनटीपीसी जी, बहुत शुक्रिया। सारे लोग प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ जाएं हम बढ़ जाएं, बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच। और अगर बात करें हमारा 1981 नहीं 82 हमारा जो रहेगा नाबार्ड जो था 1982 में बना था। 1982 में इस्टेब्लिश हुआ था। 1975 में आरआरबी बन गया था, 1982 में नाबार्ड बन गया था। ठीक, इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। हमारा जो आंसर हो जाएगा, नेम द डांस विच वॉज रिवाइव्ड बाय वल्लथोल। हमारा आंसर ऑप्शन है ओडिशा, कथकली, मणिपुरी या फिर भरतनाट्यम। हमारा जो आंसर हो जाएगा भाई बी नंबर हो जाएगा कथकली, है ना। कथकली, अब कथकली और मोहिनीअट्टम ये दोनों केरला के हैं। ठीक, तो कथकली एंड एज वेल एज मोहिनीअट्टम ये दोनों हमारे हैं केरला के। अच्छा ये बता दो भाई, हमारे पास टोटल मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के हिसाब से हमारे पास कितने क्लासिकल डांस हैं? और ये क्वेश्चन कंफ्यूज है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के हिसाब से कितने क्लासिकल डांस है, हाउ मेनी? और हमारा क्या बोलते हैं, संगीत नाटक एकेडमी के अकॉर्डिंग हमारे पास कितने क्लासिकल डांस है? ये दोनों क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इतना टफ नहीं है लेकिन कंफ्यूजिंग थोड़ा सा है। संगीत नाटक एकेडमी के अकॉर्डिंग, थैंक यू सो मच सुखविंदर भाई, बहुत शुक्रिया। संगीत मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अकॉर्डिंग कितने हमारे पास हैं? 8 हैं कि 9 हैं? 8 और 9 हैं, दोनों हैं, बट इन दोनों में कंफ्यूजन बताइएगा। ठीक है, 8 टाइप सुखविंदर भाई। अब कथकली हमारा आंसर था कथकली। वल्लथोल नारायण मेनन इज क्रेडिटेड विथ रिवाइविंग द ट्रेडिशन Keralite dance form of Kathakali, है ना। He found the Kerala Kalamandalam in 1930 to promote and train artists in this art form. वल्लथोल नारायण मेनन इनका पूरा नाम था और केरल के पारंपरिक नृत्य रूप कथकली को पुनर्जीवित कराने का श्रेय दिया जाता है। इन्होंने कला को बढ़ावा देने और कलाकारों को प्रशिक्षित करने के लिए 1930 में केरल कलामंडलम की स्थापना करी थी। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी आ सकता है, केरल कलामंडलम की स्थापना हुई थी, सो हमारा आंसर हो जाएगा 1930। ठीक है, बहुत शुक्रिया रिवान, सारे लोग प्लीज चैनल को लाइक करिएगा। हाय, हेलो साइलेंट जी, हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीवन, बहुत शुक्रिया। सारे लोग प्लीज चैनल को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। ठीक है, क्या हम आगे बढ़ जाएं, बताइएगा। साइल वी मूव अहेड बता दीजिएगा। हाय साइलेंट, हेलो, गुड इवनिंग, कैसे हो साइलेंट जी और कैसा चल रहा है पढ़ाई लिखाई? गुड इवनिंग। थोड़ा सा आप लेट हैं साइलेंट जी। आगे बढ़ेंगे, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे के सारे लोग बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 2022 विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज डिसाइडेड टू चेंज इट्स कैपिटल टू नुसानतारा इन जनवरी 2022? किस देश ने जनवरी 2022 में अपनी राजधानी को बदलकर नुसानतारा करने का निर्णय लिया था? इंडोनेशिया ने, कजाकिस्तान ने, लाओस ने या फिर कंबोडिया ने? बताइए, ऐसा कौन सा हमारा एक कंट्री है, ऐसा कौन सा कंट्री है जिसने अपनी कैपिटल ट्रांसफर करने का इरादा किया था 2022 में, जनवरी 2022 में, और कैपिटल का नाम था नुसानतारा। और ये हमारे ऑप्शन हैं, इंडोनेशिया ने किया था, कजाकिस्तान ने, लाओस या फिर कंबोडिया। नेटवर्क प्रॉब्लम है आरआरबी एनटीपीसी जी। ओके, ठीक है मेरे दोस्त, ठीक। अभी मैं क्या ही बोलूँ, अब नहीं बोल सकती कुछ। खुशी, मैं क्लास भी करता हूँ, फिर पीडीएफ का भी स्टडी करता हूँ। थैंक यू सो मच साइलेंट जी, बता दीजिएगा। बाकी आप मुझे आउटपुट दे सकते हैं साइलेंट जी, कहीं गलती हो जाए, है ना, और कहीं आपको समझ ना आए तो डेफिनेटली यू गाइज आर ओपन टू। एक बार मुझे रवि करंट अफेयर पढ़ लेने दो, फिर कुछ मर्जी पूछ लेना। अरे सुखविंदर भाई, पेपर है आपका, अभी दिसंबर में ही पेपर है, डोंट फॉरगेट, है ना। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त वो रहेगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ने अपनी कैपिटल शिफ्ट करी थी अभी जनवरी 2022 में। इंडोनेशिया ने वो करी थी भरतनाट्यम, कथक, कथकली, ओडिसी, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, सत्रिया और छऊ। बढ़िया हर्ष जी, बढ़िया। हाँ, ठीक है। और हमारा जो लेटेस्ट एडेड जो हमारा न्यूली एडेड जो क्लासिकल डांस फॉर्म है वो रहेगा सत्रिया हो जाएगा, है ना। 2000 में ऐड हुआ था, 2000 के बाद से अभी तक कुछ नहीं ऐड हुआ क्लासिकल डांस में। ठीक, थैंक यू। नहीं, कजाकिस्तान नहीं रहेगा, हमारा जो आंसर हो जाएगा यार वो रहेगा इंडोनेशिया इज द राइट आंसर। जनवरी 2022 में इंडोनेशिया पास लेजिस्लेशन टू मूव इट्स कैपिटल फ्रॉम जकार्ता टू अ साइट इन ईस्ट कालीमंथन ऑन बोर्नियो आइसलैंड, नेमिंग द न्यू कैपिटल नुसानतारा। द मूव इज प्लान ड्यू टू एनवायरमेंटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इशूज इन जकार्ता। जनवरी 2022 में इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी को जकार्ता से बोर्नियो द्वीप पर
पूर्वी कालीमंतन में एक साइट पर स्थानांतरित करने के लिए कानून पास किया जिसका नाम नई राजधानी नुसंतारा रखा गया। यह कदम जकार्ता में पर्यावरणीय और ढांचागत मुद्दों के कारण योजनाबद्ध हुआ है। आंसर जो रहेगा वो रहेगा कंबोडिया, आंसर जो रहेगा इंडोनेशिया, और 2022 जनवरी 2022 में इसने कैपिटल शिफ्ट करी एनवायरमेंटल इशूज की वजह से। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया हर्ष भाई, थैंक यू सो मच। भरतनाट्यम देखिए यहाँ पे मैं बता देती हूँ एक बार ओरली। भरतनाट्यम जो वो है हमारा तमिलनाडु का, कथक जो रहेगा वो रहेगा यूपी का, कथकली और मोहिनीअट्टम ये दोनों रहेंगे केरला के, ओडिसी ओडिशा का रहेगा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के लोग खाएंगे, मणिपुरी मणिपुर के लोग, सत्रिया हमारा आसाम हो जाएगा, छऊ हमारा आसाम हो जाएगा। ठीक है, ग्रेट। चलो आगे बढ़ेंगे दोस्त, थैंक यू सो मच। क्या हम आगे बढ़ जाएं बताइएगा, है ना। और स्क्रीन इज विजुअल और नॉट, सारे लोग बता दीजिएगा स्क्रीन वगैरह प्रॉपर दिखाई सुनाई सब दे रहा है कि नहीं दे रहा है। सारे लोग प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और सब्सक्राइब मार दीजिएगा दोस्तों। चलो आगे बढ़ें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, चलिए बताइए आर्टिकल कौन सा है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेज डाउन द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग चेंजेस इनटू कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान का ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो कि बताता है कि संविधान में परिवर्तन करने की प्रक्रिया, है ना। प्रोसेस फॉर इंट्रोड्यूसिंग चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा कौन सा आर्टिकल है। आर्टिकल 351, 342, 368, 374। थैंक यू सो मच हर्ष भाई, बहुत शुक्रिया। सारे लोग बताइएगा भारत के संविधान का आर्टिकल कौन सा है जो कि संविधान में परिवर्तन करने की प्रक्रिया बताता है। प्रोसेस ऑफ चेंजिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल नंबर 351, आर्टिकल 342, 368 और 374। सारे के सारे लोग बताएंगे, याद हो तो बता दीजिए, नहीं तो मैं बता दूंगी फिर। सुखविंदर साहब थैंक यू, साइलेंट जी थैंक यू सो मच, RRE NTPC जी प्लीज़ मुझे कमेंट करते रहिए प्लीज़ आप लोग, है ना। हर्ष जी मुझे कमेंट करते रहिए, क्या है कमेंट करते रहेंगे तो मुझे लगा रहेगा कि हाँ आप लोग देख रहे हैं। हमारा जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त वो रहेगा सी नंबर, आर्टिकल नंबर 368। आर्टिकल नंबर 368 इज द राइट आंसर हियर। ठीक है, आर्टिकल नंबर 368 क्या कहता है। भारत का आर्टिकल नंबर 368 भाग नंबर 20 x मतलब 20 संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्तियाँ और प्रक्रिया प्रदान करता है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 368 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट नंबर 20 है, प्रोवाइड्स द पावर एंड प्रोसीजर फॉर द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, बढ़िया। हाँ, आर्टिकल नंबर 368, थैंक यू सुखविंदर जी, थैंक यू। ठीक है, अच्छा ये बताइएगा किसी को आइडिया है क्या बाकी क्या है। आर्टिकल नंबर 351, 342, 374 इनके बारे में कुछ आइडिया है। एनीवन हैव एनी आइडिया कि हम बस क्वेश्चन अभी करते हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन करते हैं। चलो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सारे लोग बताइए। विच डीटी इज वर्शिप्ड इन रामेश्वरम टेम्पल, रामेश्वरम टेम्पल इन तमिलनाडु। ऐसे हमारे कौन से देवता हैं जो कि रामेश्वरम टेम्पल में पूजे जाते हैं तमिलनाडु के। ऑप्शन हमारे पास है कृष्णा जी, लॉर्ड शिवा, भगवान राम या फिर लॉर्ड गणेशा। सारे के सारे लोग बताइए, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है यार, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। हाय मिस्टर बोई, हेलो गुड इवनिंग, आप मेरे सवाल का जवाब दो, मैं जिस थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। मिस्टर बोई अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, पेपर है भाई, बाद में बताएंगे आपके क्वेश्चन का सवाल, है ना। थैंक यू, आपके क्वेश्चन का जवाब। क्वेश्चन नंबर 45 है, तमिलनाडु टेम्पल, रामेश्वरम टेम्पल जो कि तमिलनाडु में है, वहाँ पे कौन से डीटी हैं, कौन से भगवान हैं। ऑप्शन हमारे पास है कृष्ण जी हैं, भगवान शिव हैं, भगवान राम है, लॉर्ड गणेशा। बताइए प्लीज़, आंसर करिएगा। और मुझे नहीं लगता इसका आंसर गलत हो जाएगा, है ना, इसका आंसर गलत होगा। सो हमारे जो आंसर हो जाएंगे विरूपाक्ष जी हैं, जो कि विरूपाक्ष जी हैं। और विरूपाक्ष जी कौन है, तो ये विरूपाक्ष जी भगवान विरूपाक्ष हैं और ये भगवान शिव का ही रूप माने जाते हैं। तो बी नंबर हमारा सही उत्तर हो जाएगा, है ना। लॉर्ड विरूपाक्ष हैं जो कि भगवान शिव का रूप माने जाते हैं। थैंक यू सो मच सुखविंदर जी, बहुत शुक्रिया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, है ना, आगे बढ़ेंगे। हमारे पास तो भगवान शिव है। द रामेश्वरम टेम्पल इज ए फेमस हिंदू टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा इन द फॉर्म ऑफ ज्योतिर्लिंगा, है ना, एंड इज लोकेटेड ऑन रामेश्वरम आइसलैंड इन तमिलनाडु। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सारे लोग बताइएगा। 18 फरवरी 2023 को महाराष्ट्र के 22वें नंबर के राज्यपाल थे, गवर्नर बने हैं, किसने शपथ ली थी। CP राधाकृष्णन है, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं, रमेश बैस या फिर फागू चौहान जी। 18 फरवरी 2023 में न्यू गवर्नर मिले हैं महाराष्ट्र में। 18 फरवरी 2023 को महाराष्ट्र के नए गवर्नर बने हैं जो कि 22 नंबर के थे। कौन हैं, CP राधाकृष्णन हैं, लक्ष्मण प्रसाद जी हैं, रमेश बैस जी हैं या फिर फागू चौहान। सारे के सारे लोग बताएंगे मेरे दोस्त, और क्या हो जाएगा हमारा सही उत्तर। हर्ष जी प्लीज़ बताइएगा। सुखविंदर साहब प्लीज़ टेक योर टाइम, आराम से टाइम लीजिए आप लोग अपना और फिर मुझे बताइए। थैंक यू। हमारे जो उत्तर हो जाएंगे बताइए। बहुत शुक्रिया एवरीवन। रमेश बैस, थैंक यू सो मच भाई। ठीक है,
हाँ, हमारे जो उत्तर हो जाएंगे वो रहेंगे रमेश बैस, है ना, रमेश बैस जी हो जाएंगे, जो कि 22 नंबर के गवर्नर बने हैं महाराष्ट्र के 18 फरवरी 2023 में, 18 फरवरी 2023 में। हमारे जो आंसर हो जाएंगे मेरे दोस्त वो रहेंगे सी नंबर, रमेश बैस जी। थैंक यू सो मच हर्ष जी, बहुत शुक्रिया। सुखविंदर साहब, मिस्टर बोई, थैंक यू। Ramesh Bas took oath as the 22nd governor of Maharashtra on February 18, 2023, succeeding Bhagat Singh Koश्यारी, है ना। भगत सिंह कोश्यारी थे, भगत सिंह कोश्यारी 21 नंबर के थे, ये भी याद रखिएगा। 21 नंबर के जो गवर्नर थे महाराष्ट्र के वो थे भगत सिंह जी, है ना, भगत सिंह जी थे। महाराष्ट्र के 22वें राज्यपाल के रूप में इन्होंने शपथ लिया। 21 नंबर के थे भगत सिंह कोश्यारी जी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे दोस्त। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे लोग बताइएगा। नॉट अ कंप्यूटर हार्डवेयर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर हार्डवेयर। पहला ऑप्शन हमारे पास है माउस, हार्डवेयर नहीं है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है मॉनिटर, तीसरा हमारे पास कीबोर्ड और चौथा ऑप्शन हमारे पास एंटीवायरस। एंटीवायरस सारे लोग बताएंगे भाई, ऐसा कौन सा है जिसको आप हार्डवेयर नहीं है, छू नहीं सकते हैं, बताइए क्या हो जाएगा भाई। इसका आंसर सही है, इजी है, ऐसा कोई टफ ऑफ नहीं है। माउस है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, जिसको टच ना कर पाए। खुशी आचार्य देवव्रत हैं फिलहाल, अच्छा, ओके, थैंक यू सो मच साइलेंट जी, बहुत शुक्रिया। ठीक है, तो आचार्य देवव्रत जी अभी लेटेस्ट के हैं। ये क्वेश्चन अभी के PYQ है, पता है, मूक पूछे गए थे, मैंने कुछ मूक दिए थे रिसेंट में मूक दिए थे, तो वही मूक के मैं सिर्फ और सिर्फ आंसर करा रही हूँ, क्वेश्चन करा रही हूँ। रिसेंट के मूक है CHSL एग्जाम से रिलेटेड। डी नंबर, थैंक यू सो मच। हाँ, एंटीना हो जाएगा, बिल्कुल एंटीना हो जाएगा, मतलब एंटीना वायरस, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। एंटीवायरस है ना, एंटीवायरस इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, अ प्रोग्राम और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस यूज्ड टू प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड रिमूव मालवेयर, है ना भाई। गलती वो क्या बोलते हैं, गलत इंटेंशन जो रहेगा, जैसे अभी बॉय भाई का था, BOI भाई का था, है ना। और इसके साथ साथ माउस, मॉनिटर एंड कीबोर्ड आर फिजिकल कंपोनेंट और हार्डवेयर। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सारे लोग बताइएगा। इन AIBA बॉक्सिंग जूनियर बॉयज एंड गर्ल्स कॉम्पिटिशन द बोर्ड्स मस्ट कंसिस्ट ऑफ ईच राउंड ऑफ, कितने मिनट का होता है, सीधा AIBA मुक्केबाजी जूनियर बॉयज एंड गर्ल्स प्रतियोगिता जो होती है, प्रत्येक राउंड कितने मिनट का रहता है। जो मुक्केबाजी होती है 5 मिनट का, 3 मिनट का, 1 मिनट का, 2 मिनट का। मुक्केबाजी जो होती है जूनियर बॉयज एंड गर्ल्स वाली AIBE की तरफ से, वो कितने मिनट की होती है। AIBE मुक्केबाजी जो होती है, ऑल इंडिया AIBE ऑल इंडिया बॉयज बॉक्सिंग जूनियर बॉयज एंड गर्ल्स जो रहता है, वहाँ पे मुक्केबाजी कितने मिनट का होता है, 1 राउंड। ए नंबर मिस्टर RRB NTPC जी ने कहा 1 नंबर हो जाएगा हमारा सही उत्तर। मुझे लगता है यार 2 मिनट का होता है, 2 मिनट का होता है मुक्केबाजी। पता लोग मतलब मरेंगे तो नहीं, लेकिन यार बहुत हार्ड हो जाएगा, यू नो। मुक्केबाजी की बात हो रही है और जूनियर में हो रही, जूनियर में मुक्केबाजी 2 मिनट का होता है भाई मेरे, 2 मिनट का। पता है 5 मिनट में मुंह सब फोड़ देंगे एक दूसरे का। अच्छा, एंटीना से मैंने शक्तिमान देखा था, अच्छा, ओके, ठीक है सुखविंदर भाई, ठीक है। 2 मिनट का होता है। नाउ IBA है, पहले AIBA था, अब हमारा इसका नाम बदल के IBA जूनियर बॉयज एंड गर्ल्स बॉक्सिंग कंपटीशन कर दिया गया है। द बाउट्स टिपिकली कंसिस्ट ऑफ 3 राउंड ऑफ 2 मिनट ईच, 3 राउंड होता है, 2 मिनट का ईच होता है, विथ 1 मिनट रेस्ट इंटरवल बिटवीन राउंड्स, 1 मिनट का रेस्ट होता है। 3 राउंड होता है, 2 मिनट का। IBA जूनियर बॉयज एंड गर्ल्स मुक्केबाजी प्रतियोगिता में मुकाबले में आमतौर पर 2 मिनट के 3 राउंड होते हैं, जिनके बीच 1 मिनट का आराम होता है, आराम अंतराल होता है, रेस्ट पीरियड होता है, ठीक है, इंटरवल। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व लोकेटेड। मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व कहाँ पे है भाई, राजस्थान में है, महाराष्ट्र में, कर्नाटका, केरला। मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व बताइएगा। थैंक यू सो मच हर्ष जी, RRB NTPC जी, थैंक यू, बताइएगा प्लीज। थैंक यू सो मच एवरीवन। सारे लोग प्लीज चैनल को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और सब्सक्राइब मारिएगा दोस्तों। भाई ने लिखा B नंबर, महाराष्ट्र। मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व जो रहेगा वो मिस्टर RRB जी ने लिखा यहाँ पे महाराष्ट्र। नहीं यार, मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व है। टाइगर रिजर्व की बात हो रही है राजस्थान, मेरे ख्याल से राजस्थान। आप क्या कहते हैं साइलेंट जी, राजस्थान जैसा लगता है, आप क्या कहते हैं। हर्ष भाई ने कहा राजस्थान होगा RRB भाई,
राजस्थान, राजस्थान। ए नंबर हमारा सही उत्तर होगा। मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व जो है वो राजस्थान इज द राइट आंसर हियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी इलाके में है। सदर्न ईस्ट पार्ट भी है ऑफ राजस्थान की, नियर कोटा, कोटा के पास में मुकंदरा जो है वो कोटा के पास में है। इट वॉज डिक्लेयर्ड टाइगर रिजर्व इन 2013, 2013 में ही ये बना था टाइगर रिजर्व। मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में कोटा के पास है। इसे 2013 में टाइगर हिल्स टाइगर रिजर्व एरिया घोषित करा गया था 2013 में। ठीक है, तो ये नया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हु हैज़ बीन स्वॉर्न इन 18th गवर्नर ऑफ मणिपुर, 18 नंबर के गवर्नर के रूप में किसने स्वर्ण किया हुआ है? मणिपुर के 18वें नंबर के गवर्नर के रूप में किसने शपथ ली है? शिव प्रताप शुक्ला पहला ऑप्शन, जगदीश मुखी तीसरा है, भगत सिंह कोश्यारी या चौथा ऑप्शन हमारे पास है अनुसुईया उइके। अनुसुईया उइके 18 नंबर के गवर्नर रणथंभौर में है, मुकंदरा में। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया सारे लोगों को। प्लीज़ सारे लोग थैंक यू सो मच। अरे रोशनी मैडम थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया मैडम। अरे आप आई यहाँ पे, थैंक यू एंड कॉम्प्लीमेंट देने के लिए शुक्रिया। रणथंभौर मुकंदरा, ठीक है साइलेंट भाई, बढ़िया। हाँ, रणथंभौर मुकंदरा, इसको मैं थोड़ा सा याद रख लूँगी। ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया मैडम। मैडम रोशनी थैंक यू सो मच, बस ऐसे ही रोशनी फैलाते रहिए, थैंक यू। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा हु हैज बीन स्वॉर्न इन एज 18th गवर्नर ऑफ मणिपुर। ऑप्शन है हमारे पास शिव प्रताप शुक्ला जी, जगदीश मुखी जी, तीसरे भगत सिंह कोश्यारी, है ना। अभी मैंने बताया था महाराष्ट्र के 21st नंबर के गवर्नर थे ये भगत सिंह कोश्यारी जी। 21st नंबर के जो थे ये महाराष्ट्र के 21st नंबर के गवर्नर थे, है ना, महाराष्ट्र के। और 22वें नंबर के कौन बने थे? तो 22वें नंबर के बैस जी बने थे, रमेश बैस। 22nd नंबर के जो बने थे वो रमेश बैस बने थे, और अभी आचार्य जी हैं, है ना। ठीक है, रमेश बैस बने थे, और अभी जो हैं वर्तमान में मतलब 23rd नंबर के वो हैं आचार्य जी। ठीक है, ठीक है, आचार्य जी हो जाएंगे, आचार्य जी। ठीक है, चलो। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अनुसुईया उइके, थैंक यू सो मच हर्ष भाई, बहुत शुक्रिया। हाँ, हमारा जो आंसर हो जाएगा, हाय शाहिन जी, हेलो गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच। सो हमारा जो आंसर हो जाएंगे वो रहेंगे अनुसुईया उइके, है ना। अनुसुईया उइके इज द राइट आंसर हियर। हु हैज बीन स्वॉर्न एज 18th गवर्नर ऑफ मणिपुर, अनुसुईया उइके इज द राइट आंसर हियर। ठीक है, ये क्वेश्चन गूगल करके आंसर दे दे, कोई इशू नहीं है। RRB भाई, अरे कोई इशू नहीं है यार, ठीक है, जिसकी जैसी श्रद्धा देखो, है ना। बहुत शुक्रिया एवरीवन। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाएं हम, बता दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। ठीक है, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? हाय शाहीन जी, खाना पीना हो गया, बताइएगा प्लीज़, थैंक यू। तो हमने अभी क्वेश्चन कर लिए 11 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं भाई। अब हम नेक्स्ट पार्ट, एक हमारा सेशन कंप्लीट, अब हम दूसरे पार्ट की तरफ जाते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया सारे लोग, प्लीज़ चैनल को लाइक कर देना। रोशनी जी थैंक यू सो मच, आने के लिए बहुत शुक्रिया। सारे लोग प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा। पार्ट 2 दोबारा से अपलोड होगा, प्लीज़ जरूर ज्वाइन करना। और ये पूरा सीरीज़ रहेगा, सुनिए, ये पूरा सीरीज़ रहेगा। मैं डेली 5 सीरीज़ कराऊंगी, 50 क्वेश्चन डेली उठाऊंगी।